नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गाजा में गहराते संकट के बीच भारतीयों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू। कल सुबह आएगी पहली फ्लाइट। गाजा में बिजली पानी सप्लाई के लिए बंधकों की रिहाई की इजराइल ने रखी शर्त। दूसरी तिमाही में इंफोसिस के दमदार नतीजे, मुनाफा आय और एबिट मार्जिन और डॉलर आय अनुमान से बेहतर। एट्रिशन रेट भी सुधरा, 18 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान। 2 दिन की तेजी के बाद बाजार में मुनाफा वसूली। सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट बंद। पीएसई, मेटल, ऑटो, एनर्जी शेयरों में खरीदारी। आईटी रियलिटी शेयरों में दबाव। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में फिर शिखर पर मुकेश अंबानी, दूसरे नंबर पर गौतम अडानी। शिव नाडर की टॉप 3 में एंट्री। टॉप 5 में सावित्री जिंदल इकलौती महिला। देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर पीएम मोदी आज आदि कैलाश के दर्शन किए। पार्वती कुंड और जोगेश्वर धाम में भी की पूजा अर्चना। पिथौरागढ़ में रोड शो और जनसभा। भगवान का आशीर्वाद लेने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पहुंचे आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी। मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। 40 साल के बाद पहली बार इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग मुंबई में शुरू। 2028 ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने पर चर्चा। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इजरायल और हमास के बीच चल रहे ऐलाने जंग की। इजरायल में जंग शुरू होने के बाद से कई विदेशी नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं। इनमें बड़ी संख्या भारतीय नागरिकों की भी है। अब भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों को इजरायल से वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है, जो कि इजरायल में फंसे हुए जो भारत के लोग हैं उन्हें वापस जो लौटना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स का इंतजाम किया गया है। इजरायल से पहली फ्लाइट करीब 230 भारतीयों को लेकर कल सुबह वापस लौटेगी। जरूरत के हिसाब से और भी फ्लाइट्स भेजी जाएंगी। ऑपरेशन अजय के लिए विदेश मंत्री ने आज अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इजरायल में करीब 18,000 भारतीय रहते हैं। Operation Ajay has been launched to facilitate the return from Israel of our citizens who wish to come back. The first charter flight will be reaching Tel Aviv later tonight to pick up the Indian citizens and is likely to return to India tomorrow morning. We will share with you information about further flights as they are finalized. This is still an evolving situation. You are aware, External Affairs Minister took a preparatory meeting earlier in the day. We're also in touch with our, of course, with our embassy in Tel Aviv, our representative office in Ramallah, as well as with our neighboring, the missions in our neighboring, in the neighboring countries there, particularly Jordan, Syria, Egypt, etc. And we are keeping a close watch on developments as well as what steps we need to take to assist Indian citizens who are in Israel. इस बीच गाजा पट्टी वाले इलाके में इजरायल के जवाबी जो हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इजरायल ने गाजा में जबरदस्त हवाई हमले करके हमास की कमर यहां पर तोड़ दी है। इजरायली वायुसेना ने हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने हमास पर अटैक का वीडियो जारी किया और दावा किया कि रात में आईडीएफ ने ट्री अटैक की शुरुआत यहां पर की है, जिसमें हमास के कमांडो फोर्स को निशाना बनाया गया है, जिसे नचाबा कहते हैं। आईडीएफ का दावा है कि उसने राफा ब्रिगेड के हमास के जो नौसैनिक यूनिट हैं उसके एक बड़े ऑपरेटिव मोहम्मद अबू शमला को मौत के घाट यहां पर उतार दिया है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के आसपास युद्ध क्षेत्र तैयार कर लिया है और वहां से भी इजरायलियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। इजरायली सेना ने गाजा को खाली करने का आखिरी अल्टीमेटम दिया है, यानी कि अब इजरायल के टैंक और सेना की गाजा पट्टी में घुसने की तैयारी है। इन सब के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव पहुंच चुके हैं। वहीं इजरायल और हमास जंग के बीच क्या कुछ अपडेट है ये बताने के लिए हमारे साथ तेल अवीव से जुड़ी हैं हमारी फर्स्ट पोस्ट की मैनेजिंग एडिटर पलकी शर्मा। पलकी जी, इजरायल में जंग पर क्या कुछ अपडेट आपके पास है इस वक्त? क्या अब गाजा में जमीनी लड़ाई शुरू होने वाली है जिसका इंतजार लगातार, जिसके कयास लगाए जा रहे थे, और क्या इस जंग को कम करने की कोई गुंजाइश चल रही है क्या?
पहली बात तो एक वॉर कैबिनेट बन गई है इजराइल में। तो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, ऑपोजिशन लीडर बेनी गैंट्स और कुछ और लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने एक वॉर कैबिनेट बनाई है ताकि डिसीजन मेकिंग तेज़ी से हो सके, ताकि जल्दी फैसले लिए जा सकें कि नई नई चुनौतियों से कैसे निपटना है। और उन्होंने मिल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कल और बताया कि वो क्या करना चाहते हैं। ग्राउंड ऑफेंसिव अब तय है क्योंकि गाज़ा पट्टी के आसपास जो सीमा है इजराइल से जुड़ती हुई, वहाँ पे काफ़ी दूर तक इजराइल ने अब लोगों को जाने की परमिशन नहीं दी है, अब उसको ब्लॉक कर लिया गया है। और कल एक नोटिस आया था IDF यानी कि जो इजरायली आर्मी है उनकी तरफ से कि अब इस एरिया में जाने को आप क्रिमिनल एक्टिविटी की तरह देखा जाएगा। तो इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली है। कल उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अब हम ज़मीन के रास्ते भी हमला करेंगे। तो ये इससे ज़्यादा क्लैरिटी इजराइल नहीं दे सकता क्या हो रहा है उस पर इसके अलावा काफ़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। कल सऊदी क्राउन प्रिंस ने पहली बार ईरान के प्रेसिडेंट से बात की और उनका भी मैसेज यही था कि जो एस्केलेशन है उसको कम किया जाए, हॉस्टिलिटीज़ को कम किया जाए। किस तरह वो कर पाएंगे वो अभी समझना मुश्किल है, पर ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है इस रीजन के लिए, क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया एक शिया देश है और एक सुन्नी देश है और उनके बीच में काफ़ी समय से एक राइवलरी रही है लोकल। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए आपका पलकी। और अब इसके बात करेंगे इन्फोसिस की। दरअसल इन्फोसिस के नतीजे आ गए हैं। IT दिग्गज इन्फोसिस ने अपनी दूसरी तिमाही में अच्छा प्रदर्शन किया है। इन्फोसिस ने सितंबर तिमाही की अगर बात करें तो अनुमान के मुताबिक नतीजे जो पेश किए हैं, लेकिन कंपनी ने लगातार दूसरी बार रेवेन्यू गाइडेंस में कटौती की है। सितंबर तिमाही में मुनाफा 4.5% बढ़ा है। ये 5,945 करोड़ से बढ़कर अब 6,215 करोड़ रुपए हो गया है। इन्फोसिस की आय में भी करीब 3% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। नतीजों के साथ इन्फोसिस ने 18 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। वहीं TCS के दूसरी तिमाही में मिले जुले नतीजे रहे। 3 साल में पहली बार डॉलर रेवेन्यू की अगर बात करें तो ये घटा, हालांकि मार्जिन का अच्छा प्रदर्शन यहां पर रहा। मगर आगे की कैसी कमेंट्री होगी, क्लाइंट क्या सोच रहे हैं, इस बारे में कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत की हमारे सहयोगी हर्षिता सामंत ने। पहली बार हमने देखा है पिछले 3 सालों में कि डॉलर रेवेन्यू में कुछ गिरावट देखने को मिली है। इसकी बड़ी वजह क्या है? क्या माहौल में और खराबी आई है? अगर हम देखें तो हमारे रेवेन्यूज़ जो रुपी टर्म्स में है वो 0.5% का इंक्रीज़ है और कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में फ्लैटिश है, पॉजिटिव 0.1%। और अगर हम देखें तो जो फ़िलहाल परिस्थिति है मेनली मैक्रोस को लेके, उससे क्लाइंट्स काफ़ी कॉशियस स्टैंस ले रहे हैं और ये जो सिचुएशन है वो जनवरी से कंटिन्यू होते आ रही है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें, पिछले तिमाही से इस तिमाही में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है, सिचुएशन सिमिलर रही है, ट्रेंड सिमिलर रहे हैं। और जो देखा जा रहा है कस्टमर्स जो डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट्स है, जो प्रोजेक्ट्स में आउटकम्स फ़िलहाल में नहीं आ रहे और कुछ लंबा समय लगने वाला है आउटकम्स देखने के लिए, उनको रिप्रायोरिटाइज करके प्रोजेक्ट्स जहाँ पे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मिल सके उन पे फोकस कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो हमारे डील विंस जो रहे हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं जी हाँ। एंड लास्ट 3 क्वार्टर्स में 10 बिलियन प्लस के डील्स आए हुए हैं इन ईच ऑफ द क्वार्टर्स। जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ रहा है ये डील्स में से वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे आ रहा है, बट इन प्रोजेक्ट्स को, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के जो सिनेरियो को देखते हुए वो ऑफसेट कर रहा है। और अब बात करते हैं बाजार की, जहां आज 2 दिनों की तेजी के बाद बाजार में मुनाफा वसूली रही। इसी के साथ बाजार फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स 65 अंक और निफ्टी 17 अंक गिरकर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी PSE मेटल, ऑटो, एनर्जी शेयरों में रही, तो वहीं IT, रियलिटी शेयरों में दबाव देखा गया। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं जरा सेक्टर्स में शेयरों का क्या कुछ एक्शन रहा? देखिए, आज वैसे तो दायरे के अंदर ही बाजार के अंदर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा और बहुत सिलेक्टिव रेंज मार्केट ने प्ले किया है। लेकिन सिलेक्टिव रेंज के अंदर अगर देखें कुछ गेनर्स और लूजर्स, तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में BPCL करीब 2% ऊपर, साथ साथ मारुति करीब 1.5% ऊपर, कोल इंडिया, पावर ग्रिड ऐसे नाम जो कि करीब 1 से 1.5% ऊपर कामकाज कर रहे हैं। गिरने वाले शेयरों में नंबर से पहले इन्फोसिस 2% नीचे था, टेक महिंद्रा करीब 3% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल 2% नीचे और TCS करीब 2% के आसपास बिकवाली यहाँ नंबर्स के बाद देखने को मिली।
इसके अलावा MMTC 19-20% की तेजी यहां रही। मिड कैप में से नेटवर्क 18 12% ऊपर, विजय डायग्नोस्टिक करीब 8% ऊपर, निपॉन लाइफ रफली 8% की तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 6% नीचे रहा, स्टर्लिंग विल्सन 2% नीचे रहा, फिनोलेक्स केबल और MCX करीब 2.5 से लेकर 3.5% तक का फॉल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन इवेंट बेस्ड, न्यूज बेस्ड, अर्निंग बेस्ड स्टॉक्स के अंदर ज्यादा समय रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। और मैराथन ट्रेडर्स PMS के CEO अतुल सूरी का कहना है कि इलेक्ट्रिक उपकरण और केबल कंपनियों के रिजल्ट बेहतर रहे हैं और आगे भी ये कंपनियां अच्छा कर सकती हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो इलेक्ट्रिक उपकरण, केबल और इंफ्रा की कंपनियों पर काफी बुलिश हैं। मुझे लग रहा है ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, ये जो केबल वाली कंपनीज हैं, इनमें काफ़ी बहुत अच्छा मूवमेंट है, इनके नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। सेकंड इज जो आपके इंफ्रा के प्लेज हैं, वहाँ भी बहुत एक्शन हो रहा है। तो एक लार्जर थीम है, डिफेंस है, उसमें भी 5-6 ही स्टॉक हैं। देखेंगे कि तो जो एक जैसे मैंने कहा ये डिकेड पिछले डिकेड से अलग है। पिछला डिकेड जो था वो एक्सटर्नल फेसिंग लिमिटेड 3-4 सेक्टर्स का था। ये डिकेड अलग है, ये डिकेड ब्रॉड बेस्ड है। और इस बार भारी बारिश और बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश में सेब की फसल पर बुरा असर डाला है। लिहाजा राज्य सरकार ने केंद्र से किसानों को राहत देने के लिए नाफेड के जरिए सेब की फसल खरीदने की मांग रखी है। डिटेल लेते हैं इस खबर पर असीम मनचंदा से। असीम, बताएं क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, इस साल बारिश और बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही मचाई है। इसका असर सेब के उत्पादन पर भी पड़ा है। इतना ही नहीं, कई जिलों के अंदर सड़कें बह गई हैं, जिससे कि सेब के ट्रांसपोर्टेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख करके मदद करने की गुहार लगाई है। राज्य सरकार का कहना है कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत नेफेड सेब की खरीदारी करे ताकि किसानों को उसका सही मूल्य मिल सके। ये भी बता दूं कि साल 2021 में नेफेड ने कश्मीर में सेब की खरीदारी की थी, जिससे किसानों को उनका सही मूल्य मिला था। अब केंद्र सरकार ने इसको लेकर के एक कमेटी बना दी है। कमेटी इस पूरे मामले की समीक्षा कर रही है और कमेटी जल्दी ही सेब खरीदने के मामले में कोई निर्णय ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को राहत मिलेगी, उनको सेब का सही मूल्य मिल पाएगा। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो उत्तराखंड के दौरे पर आज हैं, जहां पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ में पार्वती कुंड और आदि कैलाश के दर्शन किए। तो वहीं उन्होंने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना भी की। इस दौरान पीएम एक खास तरीके के पोशाक में नजर आए। वहीं पीएम ने इसके बाद यहां पर गूंजी गांव का दौरा भी किया, जहां वो आम लोगों से भी मिले और भारतीय जवान, ITBP के जवान और BRO के कर्मियों से भी उन्होंने बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड में सबसे पहले पिथौरागढ़ जिले ही पहुंचे थे, जहां पर जोलिंगकांग से आदि कैलाश पर्वत के दर्शन उन्होंने किए। पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चीन की सीमा में स्थित आदि कैलाश का दर्शन इतने करीब से किया हो। प्रधानमंत्री मोदी अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर धाम भी पहुंचे। यहां पर दर्शन किया, पूजा अर्चना की। जागेश्वर धाम मंदिर अपने पौराणिक ऐतिहासिक महत्व के लिए काफी प्रसिद्ध है। करीब 6200 फीट की ऊंचाई पर स्थित जागेश्वर धाम में 224 पत्थर है इस मंदिर में, जहां पर प्रधानमंत्री आज पहुंचे। वहां पर बाकायदा उन्होंने पूजा अर्चना की और वो आरती में भी शामिल हुए। वहीं अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने के बाद पीएम मोदी फिर से पिथौरागढ़ पहुंचे। यहां पर लोग काफी उत्साहित थे उनसे मिलने के लिए। उन्होंने यहां पर एक रोड शो किया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और हाथ हिलाकर पीएम ने सबका अभिवादन भी किया, किसी को निराश नहीं किया। यहां भी प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को अरबों रुपए की सौगात दी है। उन्होंने 4200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास यहां पर किया और साथ ही कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया। जब मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों से हाथ मिलाता हूं ना, आपने देखा होगा अच्छों से हो रहा है मामला, लेकिन जब मैं हाथ मिलाता हूं ना तो बराबर आंख भी मिलाता हूं, और जब मेरी तरफ वो देखते हैं ना तो मुझे नहीं देखते हैं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को देखते हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से राजस्थान का चुनावी माहौल काफी गर्म हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। क्या चल रहा है राजस्थान में और क्या है वहां का चुनावी माहौल, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एक बार फिर से फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं। अंबानी का नेटवर्थ 92 अरब डॉलर है। अंबानी ने गौतम अडानी को पीछे छोड़ा है, जो कि अब 67 अरब डॉलर नेटवर्थ के साथ दूसरे नंबर पर है। तो वहीं HCL टेक के शिव नाडर ने 42% ग्रोथ और 29 अरब डॉलर नेटवर्थ के साथ टॉप 3 में एंट्री कर ली है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर ओपी जिंदल ग्रुप की प्रमुख सावित्री जिंदल हैं, जिनका नेटवर्थ 24 अरब डॉलर है और 5वें नंबर पर हैं 23 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ राधा कृष्ण दमानी। तो वहीं आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ राधिका मर्चेंट भी मौजूद थी। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपयों का दान भी दिया। बद्रीनाथ धाम पहुंचने पर मुकेश अंबानी का श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने स्वागत किया। भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना के लिए हर साल मुकेश अंबानी यहां पर पहुंचते हैं। बद्रीनाथ के दर्शन के बाद मुकेश अंबानी ने केदारनाथ के भी दर्शन किए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। फिर आपका स्वागत है और अब खबरें त्योहारों से जुड़ी। नवरात्रि के 9 दिन गरबा खेलना कोई आसान काम नहीं है। उतनी एनर्जी चाहिए और रोज अलग अलग कपड़े और जेवर जुटाना खर्चीला भी होता है। ऐसे में अब रेंट पर कपड़े लेकर पहनने का चलन बढ़ा है। देखिए संवाददाता केतन जोशी की ये कलरफुल रिपोर्ट। अहमदाबाद की हर बुटीक में इन दिनों आपको ऐसा ही नजारा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर लोग ड्रेस खरीदने नहीं, रेंट पर लेने आए हैं। गरबा खेलने वाले आखिर ड्रेस खरीदने की बजाय रेंट पर क्यों लेते हैं? सुनिए उन्हीं की जुबानी। मैं एक टीचर हूँ। मंडे टू फ्राइडे तो कंपलसरी स्कूल हवर्स रहते हैं और सैटरडे संडे तो फुल गरबा करना है, और उसके लिए मैं यहाँ पे अच्छे से अच्छे कपड़े रेंट पे लेने के लिए आई हूँ। क्योंकि हम खरीदते हैं, पूरे साल कपबोर्ड में पड़े रहते हैं और नेक्स्ट टाइम तो वो फैशन ओल्ड हो जाती है, पसंद भी नहीं रहता और पहनना भी अच्छा नहीं लगता, रिपीट। तो इसके लिए ही मैं यहाँ पे आई हूँ और रेंट पे अच्छे से अच्छे कपड़े लेने के लिए। यहाँ पे वेस्टर्न ही गरबा होता है तो उसमें ड्रेस चाहिए ही चाहिए। तो फिर मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं खरीद के पहन सकूं, तो फिर मैं 500 रुपये यहाँ पे रेंट पे लेने आई हूँ। वैसे भी एक ही ड्रेस से 9 दिन गरबा करने से अच्छा है कि रोज भाड़े पर अलग अलग ड्रेस और साज श्रृंगार ले लिया जाए। नवरात्रि के लिए हैंडवर्क वाले नए कपड़ों की कीमत 5,000 से 50,000 के बीच होती है। वहीं पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 200 से 2,000 के रेंज में रेंट पर सारे कपड़े मिल जाते हैं। लोगों के झुकाव को देखते हुए आज अकेले अहमदाबाद में 450 और पूरे गुजरात में करीब 3,000 बुटीक कपड़े रेंट पर दे रहे हैं। रिस्पांस बहुत ज्यादा है और मैं सोचती हूँ कोरोना से पहले 5-1 साल तो हो गए कि सब लोग ऐसा सोच रहे हैं कि एक बजट लेके चलते हैं कि नवरात्रि है, 10 दिन गरबा गाना जाना है, तो फिर पास भी चाहिए, नाश्ते के लिए भी पैसा बचाना है, आउटफिट्स के लिए भी एक बजट रहता है। तो ऐसा सोचते हैं कि हर दिन कुछ नया पहने और अगले साल फैशन चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए भी वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते और वही सोचते हैं कि रेंट पर मिल जाए तो अच्छा है। 9 दिन तक आप अलग अलग ड्रेस में भी दिखो और खर्च भी कम हो। पिछले 5 साल से ये ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। इस नवरात्रि में युवाओं का जोश हाई है, लेकिन खिलैयाओं ने एक नया ट्रेंड सेट किया है, रेंट पर गरबा का ड्रेस लेना, जिससे अच्छी तरीके से गरबा भी किया जाए और साथ ही साथ फैशनेबल कपड़े भी हर साल पहनने को मिले। केतन जोशी, अहमदाबाद। और क्या इस बार फेस्टिव सीजन भारत में 10 लाख कारों की बिक्री का जादुई आंकड़ों को छुएगा? ऑटो सेक्टर को तो यही उम्मीद है। इस जादू को सच करने के लिए किन कारों पर है कंपनियों का भरोसा और क्या है ऑफर्स और कार बाजार का ट्रेंड, बता रहे हैं रोहन सिंह। अपनी नई कार खरीदने का सही वक्त है अभी। त्योहारों का शुभ मौका है, कई सारे ऑफर्स और डिस्काउंट्स बाजार में हैं और कई सारे नए लॉन्चेस आपका इंतजार कर रहे हैं। ये फेस्टिवल सीजन फेसलिफ्ट कारों का सीजन होने वाला है।
हाल में कई पॉपुलर मॉडल्स के फेसलिफ्ट वर्जन आ चुके हैं और कई अगले 2 महीनों में आ जाएंगे। टाटा की कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सॉन और नेक्सॉन ईवी का 2023 वर्जन, किया कैरेंस एक्स लाइन और ऑल न्यू सेल्टोस, होंडा की एलिवेट और Hyundai की एक्स्टर, ये कुछ बजट सेगमेंट की दमदार गाड़ियां हैं जो बाजार में आ चुकी हैं। लग्जरी सेगमेंट में मर्सिडीज की GLC का 2023 वर्जन और EQE 500 4MATIC एसयूवी है। BMW की iX1 भी है और Audi की Q8 e-tron जैसी बिल्कुल नई हाई परफॉर्मेंस गाड़ियां भी। एसयूवी में टाटा मोटर्स की सफारी और हैरियर का फेसलिफ्ट जल्द ही लॉन्च होने वाला है। महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस और टोयोटा अर्बन क्रूजर भी इसी महीने आ रही है। बिगेस्ट कार मेकर मारुति सुजुकी को ऐसे दमदार त्योहारी सीजन से उम्मीद है जिससे 10 लाख गाड़ियों की बिक्री का आंकड़ा भी टच किया जा सकता है। जो बॉडी टाइप है वो एसयूवी की तरफ जा रही है और आपने हालिया जो आपने जो गुज़िश्ता महीना था सितंबर का, उसमें तो 52% गाड़ियां एसयूवी बिकी हैं। तो बड़ी तेजी से इजाफा हुआ है इस रुझान में। Hyundai मोटर इंडिया का फोकस सेफ्टी पर है और कंपनी ने अपने सभी मॉडल्स में 6 एयरबैग को अनिवार्य कर दिया है। कंपनी साल के अंत में 9-10% ग्रोथ की उम्मीद कर रही है। ओणम से फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ था, लगभग 9 से 10% की ग्रोथ है। गणेश में भी 9 से 10% की ग्रोथ है। इस बार फेस्टिवल सीजन डिफरेंट इसलिए है कि इस बार स्टॉक है हमारे पास। पिछले 2 साल से सेमीकंडक्टर की वजह से स्टॉक नहीं था, तो अच्छा स्टॉक है, अच्छे मॉडल्स हैं, सारा लाइनअप Hyundai का रिफ्रेश हुआ है। नियोस, ऑरा, आयोनिक 5, अगर आप देखते हैं, चाहे आप एक्स्ट्रा देखते हैं, वर्ना देखते हैं, सब गाड़ियाँ नई हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और मेरा मानना है कि 9 से 10% की ग्रोथ हम आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फेस्टिव बिक्री को एक्स्ट्रा पुश देने के लिए मारुति चुनिंदा मॉडल्स पर 15 से 20 हजार के बेनिफिट्स दे रही है और डीलर्स भी डिस्काउंट दे रहे हैं। होंडा सिटी पर आप 25,000 और अमेज पर 15,000 के कैश डिस्काउंट ले सकते हैं। BMW ने आकर्षक EMI और कम ब्याज विकल्पों की पेशकश की है और मर्सिडीज बेंज कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस ऑप्शन लेकर आई है। डीलर जो है अपनी तरफ से अपने पॉकेट से कुछ एक्स्ट्रा स्कीम देके कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। आप बिल्कुल डिमांड करिए, आपका हक है, आपको बेस्ट डील मिलना चाहिए कंज्यूमर को और मुझे मतलब पूरा विश्वास है कि इस बार मिलेगी भी। इस बार कारों की इन्वेंट्री अच्छी है, इसलिए सेक्टर कुल मिलाकर लगभग 35% ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है। गाड़ी खरीदते वक्त डीलर से अतिरिक्त डिस्काउंट की मांग करना आपका अधिकार है और अगर गाड़ी की इन्वेंट्री ज़्यादा है तो हो सकता है डीलर्स आपको अतिरिक्त डिस्काउंट दे भी दें। वैसे नए साल के लगभग सभी ऑटो कंपनियां अपने प्राइसेस रिवाइज करती हैं, तो नई गाड़ी खरीदने का सही वक्त है अभी। कैमरामैन राजेंद्र रैना के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। और बदलता लाइफस्टाइल और बढ़ता स्क्रीन टाइम आपकी आंखों को हर दिन नुकसान पहुंचा रहा है। आंखों की यह अनदेखी आपको भारी पड़ सकती है, तो कैसे रखें आंखों का ख्याल, इस पर कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। और अब अपने दर्शकों को बता दें कि CNBC आवाज आपके लिए FNO गुरुकुल, जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कामयाब ट्रेडर्स से मिलने और सीखने का खास मौका मिलेगा, ये लेकर आ रहा है। मार्केट के दिग्गज ट्रेडर्स आपको सिखाएंगे FNO ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और साथ ही समझेंगे निवेश करने का तरीका, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। 2 दिन के लिए एक्सक्लूसिव वेबिनार में आपको टेक्निकल एनालिसिस और साथ ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की बुनियादी समझ के साथ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी सिखाई जाएगी। आप एक्सपर्ट से अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। 28 और 29 अक्टूबर को होने वाले इस वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन फटाफट करा लें। रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड स्कैन करें या फिर स्क्रीन पर दिखाई गई हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाएं। अधिक जानकारी के लिए हमारे स्पेशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप विजिट कर सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।